Hello friends, welcome to our channel School Prep. This is the fourth part of class 8 science chapter 2 microorganisms friend and foe. जैसा हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, ऐसे माइक्रोऑर्गेनिम्स जिनसे प्लांट्स में, एनिमल्स में एंड ह्यूमन बींग्स में कुछ डिजीजेज होती हैं। इन्हीं हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिम्स के बारे में आगे को डिस्कस करते हुए हम पढ़ते हैं फूड पॉइजनिंग। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स फूड को टॉक्सिक बनाते हैं। तो व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? सम बैक्टीरिया, सम माइक्रोब्स प्रोड्यूस अ टॉक्सिक सब्सटेंस इन फूड। आपने देखा होगा, कभी आप कोई स्टेल फूड इनटेक करते हैं, बासी खाना खाते हैं, या कभी आप खाना खाने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि आपको वॉमिटिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा और इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो खाने की वजह से, फूड के कारण आपको जो भी परेशानी आती है, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ ईटिंग फूड। तो क्यों होती है? बिकॉज जो फूड होता है उसमें कुछ बैक्टीरिया, जो माइक्रोब्स हैं, वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। उन्हीं टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण हमारा जो खाना है वो पॉइजन बन जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग कहते हैं। सो कंज्यूमिंग अ फूड आइटम विथ टॉक्सिक सब्सटेंस, फूड आइटम को टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ कंज्यूम करना इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग इज अ सीरियस केस एंड नीड्स इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। तो फूड पॉइजनिंग जब होती है, एक बहुत सीरियस केस है, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना होता है और अपना इलाज करवाना होता है। तो फूड पॉइजनिंग का रीज़न है माइक्रोब्स का प्रोड्यूस होना फूड में। तो फूड को कैसे हम प्रिजर्व करेंगे, कैसे हम उसको प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिम्स से, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन है टेक्निक्स टू प्रोलॉन्ग द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड आर कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। मीन्स ऐसी टेक्निक्स जिनसे हम फूड को, खाने को लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं। That these techniques are called food preservation techniques. Microbes proliferate very fast in the presence of food, moisture, oxygen and ambient temperature. Microbes होते हैं, वे स्प्रेड होते हैं, बहुत रैपिडली स्प्रेड होते हैं या ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। किसमें? अगर फूड में मॉइस्चर प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंस हो, एंड तो माइक्रोब्स इमीडिएटली स्प्रेड होते हैं, इमीडिएटली मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन्हें रोकने के लिए, माइक्रोब्स के इमीडिएट ग्रोथ को रोकने के लिए फूड में मॉइस्चर को हटाना होगा, हमें फूड को मॉइस्चर से प्रिवेंट करना होगा, ऑक्सीजन से प्रिवेंट करना होगा और एम्बिएंट टेम्परेचर से प्रिवेंट करना होगा, जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड की लाइफ को लंबा कर सकते हैं। मीन्स फूड को हम लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो ये जो मेथड्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट मेथड इज सन ड्राइंग। सन ड्राइंग एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें किसी फूड से मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए इस सन ड्राइंग मेथड का यूज किया जाता है। सो हमारे जो ग्रेन्स हैं, मीन्स हार्वेस्टिंग के बाद जो हमारे ग्रेन्स आते हैं जिनको हमने स्टोर करना होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ मॉइस्चर रह जाता है, रिमेन रह जाता है। तो उस मॉइस्चर को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए स्टोर करने से पहले ग्रेन्स को किस में ड्राई किया जाता है? सनलाइट में ड्राई किया जाता है। तो उसी को हम सन ड्राइंग कहते हैं। एंड मैनी वेजिटेबल्स आर ऑल्सो सन ड्राइड सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन ऑफ सीजन। और बहुत सी वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, जब उनका सीजन होता है तो उनको सन में ड्राई कर लिया जाता है, कंप्लीटली अच्छे से सुखा लिया जाता है, और ऑफ सीजन में, जब उनका सीजन नहीं होता, उन ऑफ सीजन में उसका यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें से मॉइस्चर कंप्लीटली रिमूव कर लिया जाता है। सन ड्राइंग इज अ ट्रेडिशनल मेथड। नाउ वी विल डिस्कस केमिकल मेथड्स। अब आती है केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड्स क्या है? कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, सम केमिकल्स ऐसे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, किसमें? फूड में रोकते हैं। दीज केमिकल्स आर यूज्ड इन पिकल एंड जैम्स टू प्रिवेंट प्रिजर्व देम।
इन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जो पिकल्स बनाए जाते हैं और जैम्स बनाए जाते हैं वो हम लंबे टाइम तक यूज़ कर पाते हैं पिकल्स एंड जैम्स को। तो इन केमिकल्स का उनको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ केमिकल्स हैं, उनके एग्जांपल है सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट। अनदर मेथड्स आर प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। जो हम घर में खाने में सॉल्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉमन सॉल्ट, और उसका यूज़ हम फूड प्रिजर्वेशन में करते हैं। अब देख लेते हैं कैसे करते हैं। व्हेन अ फूड आइटम इज केप्ट इन द प्लेंटी ऑफ सॉल्ट, जब किसी भी फूड आइटम में बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाला जाए, प्लेंटी एक अमाउंट में डाला जाए, तो उन चाहे कोई भी फूड है या वेजिटेबल्स हैं, उनमें क्या होता है, कहीं ना कहीं वाटर स्टोर रहता है। तो उस जो वाटर होता है उनके अंदर वो सॉल्ट के कारण बाहर आ जाता है, कम्स आउट बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो सॉल्ट को डालने के बाद ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड में से वाटर कम्स बाहर आ जाता है। इट रिजल्ट्स इन डिहाइड्रेशन ऑफ फूड आइटम। तो फूड आइटम में डिहाइड्रेशन हो जाता है, मीन वाटर कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, वाटर नहीं होगा तो मॉइस्चर कंप्लीटली अब्सेंस होगी, उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, और मॉइस्चर नहीं होगा अब्सेंस हो जाएगी। तो जो ग्रोथ है माइक्रोब्स की वो प्रिवेंट हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि माइक्रोब्स मॉइस्चर में ग्रो करते हैं। तो मॉइस्चर की अब्सेंस में ग्रोथ प्रिवेंट हो जाती है। और हमारा जो पिकल हैं, अमला है, रॉ मैंगोज, इनके एग्जांपल्स हैं जिनको हम कॉमन सॉल्ट एडिंग, अगर उसमें सॉल्ट को ऐड करें तो हम इनको इससे प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर कंप्लीटली रिमूव हो जाता है और माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं करते। माइक्रोब्स के ग्रोथ ना होने से हमारा जो फूड है वो लंबे टाइम तक चल सकता है। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर प्रिजर्व फूड बाय रिड्यूसिंग मॉइस्चर इन फूड। तो शुगर से भी जो फूड का मॉइस्चर है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं जैम, जेली एंड स्क्वैश होते हैं। इनमें शुगर को ऐड करके इन्हें लंबे प्रिजर्व किया जाता है और लंबे टाइम तक यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अगर किसी भी फूड के टॉप लेयर में अगर ऑयल लगा दिया जाए तो ऑयल से जो फूड है उसमें ऑक्सीजन की एंट्री रुक जाती है। ये ऑक्सीजन को फूड में एंटर होने से प्रिवेंट करता है। सम माइक्रोब्स डू नॉट सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ माइक्रोब्स, बिकॉज जो माइक्रोब्स हैं वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड सम माइक्रोब्स कैन नॉट सर्वाइव इन द एसिडिक इन्वायरमेंट, एसिडिक इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव नहीं कर सकते। सो ऑयल से ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाता, जिससे माइक्रोब्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और वेनेगर एक एसिडिक मीडियम है, एक एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है जिससे माइक्रोब्स सर्वाइव नहीं करेंगे, और माइक्रोब्स सर्वाइव नहीं करेंगे तो हमारा जो फूड है वो हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। So thus the vinegar is an effective food preservative. Vegetables, fruit, fish and meat are often preserved by this method. The next one is heat and cold treatment. जब हम मिल्क को यूज करते हैं या स्टोर करते हैं उससे पहले हम उसे बॉईल करते हैं ना। तो जो बॉइलिंग होती है, किसी टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट करने से माइक्रोब्स कंप्लीटली किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। और उसी में अगर हम देखते हैं, हम खाना जब बना होता है कोई भी खाना, तो हम उसको प्रिजर्व करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, कोल्ड इन्वायरमेंट होता है। कोल्ड इन्वायरमेंट में भी, लो टेम्परेचर में भी माइक्रोब से सर्वाइव नहीं कर पाते। सो हीटिंग ऑफ फूड आइटम और फ्रीजिंग ऑफ फूड आइटम दस हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग मिल्क बिफोर स्टोर्ड and used and we keep our food in refrigerator. The next one is pasteurization. आपने देखा होगा मार्केट में पैकेट्स में आपको मिल्क मिलता है, तो वो इतने लंबे टाइम तक पैकेट में कैसे खराब नहीं होता, तो उसका रीज़न है पॉस्चराइजेशन। तो पॉस्चराइजेशन क्या है हम समझ लेते हैं इसे। अ मिल्क इज हीटेड अबाउट टू 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड। मिल्क को 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री टेम्परेचर में बॉईल किया जाता है, कंप्लीटली हीट किया जाता है, और फिर सडनली अचानक उसे कंप्लीटली चिल्ड, बिल्कुल ठंडा कर देते हैं, और उसके बाद उसे स्टोर कर लिया जाता है। तो बाय डूइंग दिस, इससे क्या होता है, जो ग्रोथ है माइक्रोब्स की वो रुक जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉस्चराइजेशन एंड दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। मीन्स मिल्क को पहले
हाई टेम्परेचर में गर्म करना एंड सडनली उसे चिल्ड कर देना एंड स्टोर कर देना, दैट इज पॉस्चराइजेशन। और पैकेट्स में जो दूध आता है, मिल्क आता है, वो पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है। सो पॉस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो आप बिना बॉइल करे भी उसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो उसमें कंप्लीटली माइक्रोब्स नहीं होते, हार्मफुल जो माइक्रोब्स होते हैं वो कंप्लीटली रिमूव हो गए होते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्टोरेज एंड पैकिंग। तो बहुत से फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एयर टाइट पैकेट्स में कवर करके रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन उनको नॉट अवेलेबल, एयर टाइट होते हैं मीन्स ऑक्सीजन एंटर नहीं होगी, और ऑक्सीजन एंटर नहीं होगी तो जो माइक्रोब्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते, हार्मफुल माइक्रोब्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा जो फूड आइटम है वो क्या होगा, लंबे टाइम तक चल सकता है, यूज किया जा सकता है। सम फूड आइटम्स आर पैक्ड इन कैंस अलोंग विद द सम प्रिजर्वेटिव। जब हम उन्हें फूड आइटम्स को कैंस में पैक्ड करते हैं तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स को भी यूज किया जा सकता है, लाइक नाइट्रोजन गैस। तो जो ऑयली फूड होते हैं लाइक पोटैटो चिप्स, इनको एयर टाइट पैकेट्स में पैक किया जाता है और उनमें जो गैस फिल करी जाती है दैट इज नाइट्रोजन गैस, बिकॉज नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट्स द ऑयली फूड फ्रॉम बिकमिंग रेंसिड, उसको खराब होने से प्रिवेंट करती है। द नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये तो फूड प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड्स थे, अब हम देख लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में माइक्रो ऑर्गेनिम्स का क्या रोल है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, वी नो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 78% सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है। बट जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं कांट यूटिलाइज गैसियस नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर पाते। सो अगर प्लांट को उन्हें यूटिलाइज करना है तो गैसियस नाइट्रोजन नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में उसे कन्वर्ट होना होगा। तो जब कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है, वो कंपाउंड्स सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और देन ग्रीन प्लांट्स उनको यूज कर सकते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन कैन बी टेकन बाय ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कंपाउंड्स में चेंज होना जिससे ग्रीन प्लांट्स उनको यूज कर सकें, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। सो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, एक बैक्टीरिया है, मैंने पहले भी आपको बताया है, राइजोबियम, उसका नाम क्या है, राइजोबियम, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो आपकी दाल वाली, पल्सेस वाली, ग्राम, लेंटिल्स, पीस, इनकी जो रूट नोड्यूल्स होती है, रूट में जो नोड्यूल्स होती है उनमें ये सर्वाइव करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में सर्वाइव करता है, और ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके, मींस नाइट्रोजन कंपाउंड्स में फिक्स करके सॉइल में प्रोवाइड कराता है, और उस सॉइल से फिर ग्रीन प्लांट्स उनका यूज करते हैं। ये देखिए रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये इसकी रूट्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, और इसमें रूट नोड्यूल्स हैं, इन्हीं रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिम्स पाया जाता है। द नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन साइकिल। कैसे नाइट्रोजन साइकिल क्या है कि कैसे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कैसे कंपाउंड में, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज होती है एंड आफ्टर दैट वो बैक होके वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बैक हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, नाइट्रोजन साइकिल। सो द नाइट्रोजन साइकिल इज इवेंट्स बाय विच नाइट्रोजन इज चैनलाइज्ड इनटू लिविंग वर्ड एंड बैक टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिविंग वर्ड में आती है एंड देन बैक कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। इसको हम समझ लेते हैं, इसके स्टेप्स को। दिस इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। लाइटनिंग के थ्रू कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज करते हैं, एंड कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एंड बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो बैक्टीरिया है वो किस में चेंज करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करते हैं।
लाइटनिंग के थ्रू और कुछ बैक्टीरिया के थ्रू जो कंपाउंड्स बने हैं नाइट्रोजन के, वो किस में मिल जाते हैं? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, सॉइल में मिल जाते हैं। उस सॉइल का यूज वहां से नाइट्रोजन को किसके द्वारा टेक किया जाता है? प्लांट्स के द्वारा। ग्रीन प्लांट्स टेक द नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल। ओके, देन बाय द फूड चेन, फूड चेन के थ्रू जो एनिमल्स हैं प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवोर्स, तो उनमें नाइट्रोजन ट्रांसफर होती है। एंड जो कार्निवोर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स को खाते हैं, तो देन जो नाइट्रोजन है वो एनिमल्स से फूड चेन के थ्रू एनिमल्स में एंटर करती है। ओके, नाउ फिर देन जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, एक्सक्रीशन, जो एनिमल्स के एक्सक्रीट होते हैं, एक्सक्रीशन में सब्सटेंस होते हैं, उनमें नाइट्रोजन पाई जाती है, यूरिया। ओके, जो यूरिन होती है उसमें नाइट्रोजन होती है। एंड कुछ अदर वेस्टेज होते हैं एनिमल और प्लांट्स के, जब वो डिकम्पोज होते हैं तो जो नाइट्रोजन होती है वो दोबारा से कहाँ जाती है? अगेंस्ट सॉइल में मिल जाती है। एंड सॉइल से जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होती है वो बैक होके रिटर्न होके वापस कहाँ चली जाती है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बच जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और एटमॉस्फेयर में बैक करने के लिए भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल में लाते हैं, एंड कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल के नाइट्रोजन को कहाँ रिटर्न करते हैं? एटमॉस्फेयर में रिटर्न बैक कर देते हैं। उन बैक्टीरियाज को बोलते हैं डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। सो बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस, वो कंपाउंड्स को वापस से किस में बैक कर देते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। सो देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में आई, लिविंग वर्ल्ड में आई, और वहीं से पूरा साइकिल चलते हुए वापस एटमॉस्फेयर में चली गई। तो इस साइकिल को बोला जाता है नाइट्रोजन साइकिल। आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा, कैसे हम माइक्रोब फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, माइक्रोब्स से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड फाइनली माइक्रोब्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होते हैं। ओके, in next video we will discuss some questions related to this chapter. Till then, keep watching. See you next video.